अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम हिस्ट्री टेकिंग के बारे में बात करेंगे कि हिस्ट्री टेकिंग कैसे करनी है और पेशेंट से हमने कौन से क्वेश्चन पूछने हैं और फिर हमने जो हमारे ऑब्जर्व स्टेशन पे टीचर बैठी होंगी उनको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है, मतलब इंग्लिश में हमने उनको कैसे बताना है। और ये एक और चीज़ है कि इसमें पूरी की पूरी हिस्ट्री बहुत लंबी हो जाती है। ये आपने याद रखना है कि इसमें पूरी की पूरी हिस्ट्री नहीं आएगी, कभी इसके कंपोनेंट्स आते हैं। आपको कमांड लिखी होगी कि आप हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लें, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लें, HOPI लें, या पर्सनल हिस्ट्री या पास मेडिकल पास सर्जिकल हिस्ट्री ले। मतलब एक कंपोनेंट आएगा, क्योंकि एक स्टेशन 5 मिनट्स का होता है और पूरी हिस्ट्री आप नहीं ले सकते। और आपने ये चीज़ भी याद रख लेनी है एक कि आपने ना ही इतनी जल्दी करनी है हिस्ट्री लेते हुए और ना ही थोड़ा देर लगानी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे 1 मिनट के अंदर या स्टेशन करके बैठ जाते हैं ऑब्जर्व्ड, और फिर उनका जितनी देर वो 5 मिनट पूरे नहीं होते उनका वाइवा होता रहता है। तो आपने इस चीज़ से भी बचना है कि आपने इतनी जल्दी नहीं करनी कि आपका बाद में वाइवा लंबा हो जाए, और आपने इतना ज़्यादा देर भी नहीं लगानी कि आप अपनी हिस्ट्री कंप्लीट ना कर सको और टीचर को ना बता सको जो आपके सामने बैठा हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लें। आपने जाके पहले ग्रीटिंग्स करनी होती है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर, जो भी है आपका नाम। उसके बाद है मैंने आपकी बीमारी के मतलब आपसे कुछ सवालात करने हैं जिनसे आपकी बीमारी की तशखीस में मदद मिलेगी और आपका इलाज मौसर तरीके से किया जा सकेगा। ये थोड़ा सा आपने बोल के उसके बाद आपने फ़ौरन क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं अपने कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। और इससे एक पॉइंट मिस हो गया है, इधर वालिद या शोहर का नाम लिखना है। अच्छा, इसके बाद जो है शादीशुदा आपको पता चल जाएगा। अगर शादीशुदा है तो शोहर का नाम पूछ लेना, अगर गैर शादीशुदा है तो वालिद का नाम पूछ लेना। काम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तारीख को आप यहाँ आए थे, एडमिट हुए थे, और एमरजेंसी से आए हैं या OPD के ज़रिए जो आप एडमिट हुए हैं। उसके बाद है आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, अब आपने टीचर को कंपाइल करके सुनानी है। तो आपने ऐसे लिखना है बिल्कुल यही चीज़ आप, मतलब जिसे कहते हैं ना, आप वर्ड टू वर्ड ये याद कर लें और ऐसे ही बोल दें, सिर्फ नाम और जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर ले। अली अहमद सन ऑफ अकबर अली 25 ईयर्स ओल्ड, मैरिड, मुस्लिम मेल, रेजिडेंट ऑफ बहावलपुर, वाज एडमिटेड टू ENT डिपार्टमेंट ऑन, जो भी डेट है 25 Feb 2021 थ्रू एमरजेंसी एंड OPD विद द फॉलोइंग कंप्लेंट। उसके बाद जो है आपने, ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन, और ये हमने इंग्लिश में मैम को सुना देना इतना। उसके बाद जो है हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में आपसे उनसे पूछना है आप किस मसले की वजह से तशरीफ़ लाए हैं, आपको ये मसला कब से है, आपकी फिर साइड ज़रूर पूछनी है। ये क्वेश्चन ना भूलिएगा कि किस साइड से, आपकी राइट है, लेफ़्ट है, दाई है या बाई है, या दोनों तरफ से। सपोज़ आपका नेज़ल डिस्चार्ज आ रहा है या ईयर डिस्चार्ज है, कोई भी है, या पेन है, तो किस साइड की है, किस साइड से ज़्यादा है, राइट है, लेफ़्ट है, या दोनों तरफ से इक्वल है। उसके बाद आपने पूछना है कि सिर्फ यही मसला है या इसके साथ कोई और भी मसला है। अगर शायद कोई और भी मसला बता दे तो फिर वो आपने भी ये भी लिख देना है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। मतलब अगर आपको उसका नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है और उसको डिस्चार्ज है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन 6 मंथ से या पास्ट, और नेज़ल डिस्चार्ज जो है वो पास्ट 4 मंथ से है, तो आपने लिखना है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन पास्ट 6 मंथ एंड नेज़ल डिस्चार्ज पास्ट 4 मंथ। ये होगी आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अब नेक्स्ट कंपोनेंट में आ जाएं, आपका वो है हिस्ट्री ऑफ HOPI, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। इसमें आपने नमोनिक्स याद रखने हैं, डॉप्स, कैट, PT। डॉप्स, कैट, PT। डॉप्स से ड्यूरेशन है कि कब से है आपको ये मसला, ओ से ऑनसेट है कि कब स्टार्ट हुआ था, ऑनसेट कैसा था, अचानक स्टार्ट हुआ था या आहिस्ता आहिस्ता हुआ था। P से प्रोग्रेशन है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और सेवेरिटी है, इसकी शिद्दत कितनी है। उसके बाद करेक्टर है, आपने देखना है कि इंटरमिटेंट है या कॉन्टीन्यूस है, मतलब आपको मसलसल होता रहता है या कभी कभी होता है फिर हट जाता है। पॉजिटिव फैक्टर है, लाइक आपको ब्लीडिंग हो रही है या कान से डिस्चार्ज आ रहा है, तो आपने पूछना है आपने नोज़ल पिकिंग तो नहीं की थी, नोज़ पिकिंग को तो
नहीं की थी, या आपने कान में कोई मैच स्टिक मारी हो या ऐसे जिसकी वजह से ये आ जाए। उसके बाद ए से एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स हैं, किसी चीज़ से आपको दर्द में आराम मिलता है या किसी चीज़ से ज़्यादा होता है। उसके बाद है टाइम है कि किस वक्त इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है, शाम के वक्त, सुबह के वक्त, जो भी है। उसके बाद पोस्चरल इफेक्ट है कि बैठने, उठने, सोने से या लेटने से ज़्यादा किस टाइम होता है। उसके बाद है टी से ट्रीटमेंट है, ये हमारी HOPI होगी किसी भी डिजीज़ की, चाहे नेज़ल डिस्चार्ज आ जाए, चाहे नेज़ल उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, चाहे जो भी मसला आ जाए, आपने ये सारा कुछ पूछ लेना है उसके मतलब। फॉर डिस्चार्ज के मतलब ना थोड़ी सी स्पेसिफिक हिस्ट्री है इसकी, वो आप देख लें कि SQCOB कॉब आपने लिखना है। एस से आपने पूछना है सपोज नेज़ल डिस्चार्ज है, किस साइड से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है। क्वांटिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा आ रहा है आपका कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है। उसके बाद कंसिस्टेंट गाढ़ा है या पानी की तरह है। उसके बाद सी से कलर है उसका जो है वो पीला है या जो भी है। उसके बाद जो है ऑर्डर, आपको उसमें से कोई बदबू या स्मेल तो नहीं आती। उसके बाद है ब्लड स्टेन कि आपका वो डिस्चार्ज जो आ रहा है कि उसमें खून भी आता है साथ, खून के रंग का तो नहीं है। उसके बाद ये सारा कुछ पूछ लिया। डिस्चार्ज की ये स्पेसिफिक है, चाहे एयर डिस्चार्ज है चाहे नोज डिस्चार्ज है, आपने ये सारी चीज़ें पूछनी है। उसके बाद आपने एलर्जी पूछ लेनी है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। उसके बाद जो है एलर्जी, जैसे कि आपको ये गंदम कटाई का मौसम आता है तो आपको इस चीज़ में एलर्जी तो नहीं होती, आपकी आंखों से पानी तो नहीं आने लग जाता। उसके बाद आपने है फीवर भी पूछ लेना है कि आपको बुखार तो नहीं होता, तेज़ होता है या थोड़ा होता है, कम, हाई ग्रेड है या लो ग्रेड है, या चीज़ के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है, ये वाली चीज़ पूछ लेनी है। उसी के बाद HOPI में हमने रीजनल इंक्वायरी करनी है। रीजनल इंक्वायरी का मतलब है सर का दर्द पूछ लेना, आंखों के मतलब पूछ लेना, और बाकी एयर, नोज़ और थ्रोट के मतलब पूछना है। जिस चीज़ की आई है ना, लाइक नेज़ल डिस्चार्ज है, नेज़ के मतलब तो, नोज़ के मतलब तो हमने पूछ लिया है। उसके बाद हमने फिर दूसरे 2 रीजन के बारे में पूछ लेना है। बाकी स्टार्ट कैसे करनी है, हेडेक से पूछना है, आपके सर में दर्द तो नहीं होता। उसके बाद हैवीनेस ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड, जब आप झुकते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं या सामने को झुकते हैं तो उसकी वजह से आपके सर भारी भारी तो नहीं फील होता। उसके बाद आईज़ में देख लेना, आईज़ में आपको कोई खारिश तो नहीं होती, मतलब इचिंग तो नहीं है, आपको बर्निंग सेंसेशन, जलन तो नहीं होती, आपको पानी तो नहीं आता आंखों से, और उसके बाद आपको दिखाई सही देता है, ब्लर विजन तो नहीं है आपकी। उसके बाद जो है वो आपने आ जाना है नोज़ पे। सारों में पूछ लेना है जो जो उसके एक तो फंक्शंस जो हैं उसके मतलब पूछ लेना है, और बाकी डिस्चार्ज के और पेन के मतलब पूछ लेना है। नोज़ में आपने पूछ लेना है कोई पेन तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं, मतलब आपका नाक तो नहीं बहता। पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, इसको उर्दू में केरा बोलते हैं ज़्यादा आम लैंग्वेज में, हमारी रीजनल लैंग्वेज में। तो हमने पूछना है कि आपको गले में केरा तो नहीं कोई गिरता हुआ महसूस होता। उसके बाद आपको सांस सही आता है, आपको नाक बंद तो नहीं महसूस होता। सूंघाई, आपको स्मेल पूछ लेनी है कि सूंघाई आपको सही देता है। उसके बाद ईयर का भी हमने पेन पूछ लेना है, डिस्चार्ज पूछ लेना है कि आपको रेशा तो नहीं आता। उसके बाद आपको सुनाई सही देता है, जो इसके फंक्शन है। आपको चक्कर तो नहीं आते, जो वर्टाइगो का हमारा वो होता है वो हमने पूछ लेना है कि चक्कर तो नहीं आते आपको, या आपको चक्कर डिस्चार्ज तो नहीं आता, सुनाई सही देता है। उसके बाद हमने थ्रोट का पूछ लेना है, थ्रोट में भी हमने पेन पूछना है, खांसी तो नहीं रहती आपको। उसके बाद स्पूटम है, स्पूटम के साथ खांसी तो नहीं है, मतलब बलगम तो नहीं आती। उसके बाद रेस्पिरेशन का पूछने लेना, सांस लेने में आपको तकलीफ तो नहीं होती। उसके बाद वॉइस चेंज का, आपकी आवाज़ भारी भारी तो नहीं है। उसके बाद डिस्फेजिया है, आपने निगलने में कोई तकलीफ महसूस तो नहीं होती। और गर्दन में कोई जैसे ग्वाइटर वगैरह या ऐसी चीज़ हो जाती है तो गर्दन में कोई रसोली या गिल्टी तो नहीं है आपके। ये हमारी रीजनल इंक्वायरी कंप्लीट होगी, जो कि HOPI का पार्ट है। उसके बाद हमने सिस्टेमिक इंक्वायरी करनी है। सिस्टेमिक इंक्वायरी में हमने सबसे पहले पूछना है, उसके 3-4 चीज़ें यही पूछनी है कि आपको भूख, एपिटाइट आपकी नॉर्मल है, भूख लगती है आपको सही, नाउजिया, वॉमिटिंग तो नहीं होता, मतली तो नहीं आती, उल्टी तो नहीं आती, वेट लॉस है, आपने कपड़े पहने हुए आपको खुले तो नहीं हो गए, मतलब वेट लॉस तो नहीं हो गया, आपको हर वक्त थकन तो नहीं रहती। ये हमारी सिस्टेमिक इंक्वायरी है। अगर आपने फ़ीवर का पहले नहीं पूछा तो आप फ़ीवर का इधर भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है वो है पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री। इसमें आपने पूछना है कि आप किसी वजह से अस्पताल में पहले दाखिल तो नहीं रहे, आपका पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ। उसके बाद आप किसी बीमारी की दवाई तो नहीं पहले लेते रहे, और किसी दवाई से आपको एलर्जी तो नहीं है। उसके बाद जो है टीचर्स को प्रेजेंट जब अगर हमने करनी है ये हिस्ट्री, तो उसके में लिखना है माई पेशेंट हैज़ नेवर बीन डायग्नोज ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, TB, अस्थमा, नो सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ऑफ मेडिकल सर्जिकल इंटरवेंशन, नो हिस्ट्री ऑफ नेजल
नो हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और नो हिस्ट्री ऑफ ड्रग एलर्जी के मतलब ये कुछ भी हमारे पास हिस्ट्री नहीं है। और अगर ये नहीं लिखने, अगर आप उसका हॉस्पिटल की एडमिशन है पिछला और उसके बाद उसका कोई ऑपरेशन भी हुआ तो वो आपने लिख देना है। अगर उसको एलर्जी भी है किसी चीज़ से तो वो भी आपने लिख देनी है। उसके बाद जो है वो पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है। पर्सनल हिस्ट्री में उसमें स्लीप पूछना है कि आपको रात को नींद सही आ जाती है। इससे हमें पेन का भी अंदाज़ा होता है, क्योंकि जिनको बंदे को, आपको भी पता है कि इसको पेन ज़्यादा हो तो वो नींद नहीं आती सही से। ब्लैडर और बाउल हैबिट सही है आप की, और नशावर चीज़ तो नहीं कोई इस्तेमाल करते आपको दिल का मसला तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है। ब्लड डिस्क्रीसिस में ज़रूर पूछना है। इसमें चोट लगे तो आपको ज़्यादा खून तो नहीं निकलता। उसके बाद आपको जिगर का मतलब हेपेटाइटिस का कोई मसला तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, आपको अस्थमा दमा का कोई मसला तो नहीं है। ये सारा कुछ पर्सनल हिस्ट्री में आ जाता है। और फैमिली हिस्ट्री में भी आपने यही जो हमने पर्सनल हिस्ट्री में चीज़ें पूछी हैं ना, डायबिटीज़, बीपी, ये ब्लड डिस्क्रीजेस का और हेपेटाइटिस, टीबी और अस्थमा, यही पूछ लेना कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी पहले से मौजूद तो नहीं है। उसके बाद लास्ट आपका आता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आपने 5 क्वेश्चन पूछने हैं, जिससे आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि उसका क्या है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। मकान है आपका कच्चा है या पक्का है, घर में कितने अफराद हैं, कमाने वाले कितने हैं, और पानी कहाँ से पीते हैं, और घर में कितने वाशरूम हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लोगे कि उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। या आपके हिस्ट्री के कंपोनेंट्स हैं, पूरी हिस्ट्री हो गई है। और आपने कोशिश करनी है कि आप हिस्ट्री ले लो, एंड पे आपने उसको शुक्रिया करना है और आपने उसको उसके बाद शुक्रिया करना है बस। और उसके बाद ये है कि टीचर को सुनानी होती है हिस्ट्री, और आप इतना टाइम बचा लें कि वो टीचर को सुना सकें। तो ये हमारी हिस्ट्री कंप्लीट है।